वेलकम, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लासेस, है ना। लास्ट क्लास में जो परिचर्चा हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक में हम आर्द्रता से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में विस्तार से एक समझदारी बनाने का प्रयास कर रहे थे, है ना, कि आर्द्रता के बारे में आपसे चर्चा भी किया था कि जितनी भी जलवायु दशाएं हैं या जो भी वेदर कंडीशंस हम देख रहे हैं, सूखा पड़ रहा है या खूब बारिश हो रही है या चक्रवात बन रहे हैं, है ना, इन सब के पीछे वायु में आर्द्रता का होना जरूरी है। तो उस संदर्भ में आर्द्रता एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बन जाता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसकी एक समझदारी आपको होनी चाहिए। लास्ट क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में समझदारी बना रहे थे, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। आर्द्रता को समझने से पहले कुछ शब्दावली हमारे पास होनी चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत शब्दावली, है ना, जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है ना। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको मालूम होने चाहिए कि निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट अभी देखते हैं क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सापेक्षिक आर्द्रता है, जो आपको समझना है। तो उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कि ये सापेक्षिक आर्द्रता का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो यहाँ पर जो आपके सामने स्लाइड है, इस स्लाइड में जो मूल बातें रखी गई हैं, इसका चर्चा मैं पहले भी आपके साथ कर चुका हूँ, है ना, कि किसी निश्चित तापमान पर वायु के पास जो निश्चित आर्द्रता होती है ना, धारण करने की क्षमता होती है, उसको हम आर्द्रता का सामर्थ्य कहते हैं। कि कोई भी वायु कितना आर्द्रता रख सकती है अपने पास, है ना, कितना पानी रख सकती है। जैसे मान लीजिए, सपोज ऐसे सोचिए कि जब जैसे मैं खड़ा हूं अभी, मान लीजिए कि मुझे अभी प्यास नहीं लगी हुई है, और अगर मुझे प्यास नहीं लगी है तो मैं कितना पानी पी सकता हूं? थोड़ा बहुत, जो भी एक थोड़ा बहुत प्यास होगी। लेकिन सपोज मान लीजिए कि मुझे गर्मी लगने लगी, है ना, मेरा तापमान बढ़ गया, मुझे प्यास लगने लग जाएगी, है ना। हो सकता है कि मुझे ज्यादा प्यास लगे, मतलब मैं ज्यादा पानी ग्रहण कर पाऊं। तो आर्द्रता जो सामर्थ्य होता है, ऐसे ही वायु का आर्द्रता सामर्थ्य होता है। वायु अपने पास कुछ आर्द्रता रखती है अपने पास, लेकिन जैसे ही हम उसके तापमान को बढ़ा देते हैं, वैसे ही उसके पास आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो ज्यादा अपने पास आर्द्रता रख सकती है। इसका मतलब है कि हर वायु का अपना एक सामर्थ्य होता है। कोई भी जो वायुमंडल है, जो सामने आपके सामने एयर है, उस एयर में, वायु में कुछ आर्द्रता होगी। वो आर्द्रता जो है, मान लीजिए कि सपोज कि वो आर्द्रता मान लीजिए कि वो सपोज मान लीजिए कि वो जो आर्द्रता है जो वायु के पास है, वो आर्द्रता ऐसा है कि मान लीजिए कि एक वायु है, उस वायु का मान लीजिए कि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, सपोज, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है। अब उस 10 डिग्री का मतलब है कि वायु बहुत ज्यादा गर्म नहीं है ना, अपेक्षाकृत ठंडी है। और अगर ठंडी है तो उसके पास बहुत ज्यादा आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तो नहीं होगी, क्योंकि हवा ठंडी है। कोई भी ठंडी चीज होगी तो बहुत ज्यादा अपने साथ आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो मान लीजिए कि उसके पास 100 ग्राम, है ना, उस पार्टिकुलर तापमान में वो 100 ग्राम ही आर्द्रता ग्रहण कर सकती है। वो उसका सामर्थ्य है ना, कि उस पार्टिकुलर तापमान पे वो 100 ग्राम वायु या आर्द्रता अपने साथ ग्रहण कर सकती है। हो सकता है कि उसकी क्षमता 100 ग्राम हो, लेकिन एक्चुअली में उसके पास 50 ग्राम हो। ऐसा भी तो हो सकता है, संभावना हो सकती है कि उसकी क्षमता 100 ग्राम कैरी करने की हो, लेकिन वो केवल 50 ही ग्राम अपने पास रखा है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता नहीं है, या कह सकते हैं कि वाष्पीकरण ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इसके तापमान को बढ़ाते हैं, सपोज जैसे ही वायु गर्म होना शुरू होती है ना, 10 डिग्री से मान लीजिए सपोज 30 डिग्री कर देते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि वायु गर्म हो गई है या वायु गर्म है। और गर्म वायु के पास जो सामर्थ्य होता है अपने साथ आर्द्रता रखने की, है ना, वो बोझा ढोने की, वो क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। हो सकता है कि इस 30 डिग्री सेल्सियस पे वायु अपने साथ 300 ग्राम
आर्द्रता रख सकती है। ये इसका सामर्थ्य है, ये इसकी कैपेसिटी है, सामर्थ्य या कैपेसिटी है कि वो 300 ग्राम तक आर्द्रता अपने साथ रख सकती है। आर्द्रता सामर्थ्य, इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पे जो भी आप वायु है, अलग अलग क्षेत्र पे जो भी वायु है, उन सब वायु का आर्द्रता सामर्थ्य अलग अलग होता है। और वो आर्द्रता सामर्थ्य इस बात पे निर्भर करता है कि उस वायु का तापमान कितना है ना, कि वायु का टेम्परेचर कितना है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो उसका सामर्थ्य आर्द्रता ग्रहण करने की ज्यादा होगी, अगर उसका तापमान कम होगा तो आर्द्रता ग्रहण करने का सामर्थ्य कम होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने के साथ साथ वायु के आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता या सामर्थ्य बढ़ जाता है ना। अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि वायु के तापमान कम होने से वायु के आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता या आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है, स्टेटमेंट गलत होगा। वायु के तापमान कम होने से नहीं, वायु के तापमान बढ़ जाने से उसका सामर्थ्य भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्लियर है? ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है ना। वायु का आर्द्रता सामर्थ्य, तो यही लिखा हुआ है इसमें, है ना, कि किसी निश्चित तापमान पर कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे कि मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस पे वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को हम उसका आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। ये 10 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम है, यही से इसी वायु को अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं तो इसका सामर्थ्य 300 ग्राम हो जाता है, सामर्थ्य बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि विभिन्न तापमान पे या एक निश्चित तापमान पे हर वायु का अपना एक सामर्थ्य होता है, अपनी एक कैपेसिटी होती है जिसमें वो वायु मैक्सिमम उतनी आर्द्रता अपने साथ ग्रहण कर सकता है, रख सकता है। इसको हम आर्द्रता सामर्थ्य वायु का कहते हैं, जो कि तापमान पे निर्भर करता है। यही पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना, कि तापमान एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ना। अब इसमें जो हमको समझना है वो ये है कि हमने ये तो समझ लिया कि आर्द्रता सामर्थ्य होता है, या आर्द्रता सामर्थ्य जैसे एक शब्दावली को भी हम लोगों ने समझ लिया, उसको तापमान के साथ जोड़ के भी हमने समझा। अब हमको 2-3 शब्दावली देखना है। शब्दावली हमको क्या देखना है? हमको शब्दावली में ये जो आपके सामने निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, ये जो 2-3 शब्दावली है, इन 2-3 शब्दावली को हमको समझना है। कई बार प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी इनको परिभाषित करते हुए आपसे 3-4 स्टेटमेंट देगा, जानना चाहेगा कि आप ये निरपेक्ष आर्द्रता समझते हैं कि नहीं, आप ये सापेक्ष आर्द्रता या विशिष्ट आर्द्रता जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आपकी एक समझदारी बहुत प्रभावी है या नहीं है। और मुख्य परीक्षा में तो समय समय पे इसका कॉन्सेप्ट का तो इस्तेमाल होगा ही, अभी थोड़ी देर में उसको और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इन 2-3 शब्दावली को लेके एक हम समझदारी बना लेते हैं, है ना। तो आर्द्रता को जो हमको बताना है, समझाना है ना, या पेपर पे लिखना है हमको, तो जो हम एक्सप्रेस करेंगे, है ना, आर्द्रता को, उसको हम 2-3 पहलू से या 2-3 तरीके से हम उसको बता सकते हैं। एक है निरपेक्ष आर्द्रता, जो मैं आपको बता रहा था, निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और दूसरा है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और तीसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता। इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, और फिर उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है ये सापेक्षिक आर्द्रता का कॉन्सेप्ट, है ना। अभी इसको थोड़ी देर में देखते हैं। पहले देख लेते हैं निरपेक्ष, है ना। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? अगर इसके शाब्दिक अर्थ को भी समझने का प्रयास करें, निरपेक्ष का मतलब होता है, निरपेक्ष का मतलब है किसी से प्रभावित हुए बिना, निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, फर्क नहीं पड़ता है उसको, है ना, कि तापमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, वायु फैला कि नहीं फैला, क्या स्थिति है, कहां पर है, कुछ नहीं, एब्सोल्यूट, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, बहुत ज्यादा चीजों से प्रभावित नहीं होना। तो यहां पर हम निरपेक्ष रूप से, यानी कि हम यहां पर आर्द्रता को वायु में देखना चाहते हैं और उसमें बहुत सारी कड़ियों को नहीं जोड़ रहे हैं, है ना, उसमें बहुत सारी कड़ियों को नहीं जोड़ रहे हैं, बस देख रहे हैं कि ये हवा का पार्सल है, इस हवा के पार्सल में इतनी आर्द्रता है, तो हमने कह दिया बस कि इसमें इतनी आर्द्रता है। निरपेक्ष आर्द्रता, है ना। निरपेक्ष, है ना। निरपेक्ष को सिंपली ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ये एक बॉटल है, मान लीजिए कि एक बॉटल है ना। अब ये एक बॉटल है, तो इसको जब मैं शेक कर रहा हूं तो इसमें कुछ आवाज आ रही है, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ
है, लिक्विड है या गैसेस अवस्था में चीजें हैं इसमें प्रेशराइज तरीके से इसके अंदर डाली गई हैं। अब सपोज मान लीजिए कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल का मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब का एक एरिया है इसमें, है ना, या मान लीजिए कि 1 लीटर इसमें जो है वस्तु आ सकती है या लिक्विड आ सकता है, 1 लीटर इसमें आ सकता है। इसका मतलब है कि इसका अपना एक क्षेत्रफल है, एक बॉटल है, इसका अपना एक क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल में या इसका जो एरिया है इसमें कुछ जो है लिक्विड डाल दिया गया है। अब मान लीजिए कि इसी को हम गैस के रूप में या इसी को हम आर्द्रता के रूप में समझने का प्रयास करें कि सपोज मान लीजिए कि वायुमंडल में एक एयर का पार्सल है ना, एक एयर का पार्सल है, 10 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्षेत्रफल है, वॉल्यूम है। अब इतने बड़े एरिया में वायुमंडल में अगर इतना बड़ा अगर हम हवा का पार्सल ले लेते हैं तो उसमें आर्द्रता कितनी है, उसमें वायु में आर्द्रता कितनी है, इसी चीज को जब हम देखते हैं तो निरपेक्ष का मतलब है कि इसके तापमान से लेना देना नहीं है ना, ये हवा कहां पर है इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको बस ये देखना है कि एक पार्सल ऑफ एयर है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा है, इसका एक वॉल्यूम है या एक घन क्यूब मीटर है कुछ इसका एरिया, उस एरिया में कुछ इसके पास जो है जलवाष्प इसने अपने अंदर संजो के रखा हुआ है। अब इस क्षेत्रफल पे कितना इसने अपने अंदर जो है आर्द्रता को ग्रहण किया हुआ है, अगर हम इस बात को बता देंगे, इस बात को अगर हम किसी चीज से नाप लेंगे और नाप के अगर हमने बता दिया तो हम उसको कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कि इतने के अंदर इतनी आर्द्रता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता को अगर हम कहना चाहें, व्यक्त करना चाहें तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि ग्राम का मतलब है कि कितना ग्राम इसमें या इस बॉटल में है, और मीटर क्यूब का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल है, इसका वॉल्यूम है। क्यूब का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोई भी वस्तु या कोई भी एक ऐसा बॉटल जिसका लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और हाइट हो, एल, बी और एच, है ना। किसी का भी क्यूब निकालने के लिए या उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको उसका लंबाई, उसका चौड़ाई और उसकी गहराई मालूम होनी चाहिए, ये होता है ना। उसी में कोई वस्तु हो सकता है ना, कोई चीज रखा जा सकता है, तो वॉल्यूम होता है जिसको हम क्यूब में नापा जाता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कि एक पार्टिकुलर क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में कितनी आर्द्रता है उसको ग्राम में हमने देख लिया कि वो जो वाटर वेपर है उसका वजन ग्राम में देख लिया और बाकी क्यूब कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर क्यूब या प्रति मीटर क्यूब। तो प्रति मीटर क्यूब कर लीजिए यहां पर कि कितना ग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई वस्तु है, उसमें कितना ग्राम आर्द्रता है। अगर हम इसको बिल्कुल ही इस तरीके से बात करेंगे या इस तरीके से अपनी बात को रखेंगे तो हम इसको कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। तापमान से कोई लेना देना नहीं है ना, कि क्या तापमान है, उस तापमान में कितना आर्द्रता सामर्थ्य है, कितना आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है, इन सब चीजों से हमको कुछ नहीं लेना है। हमको बस एक वॉल्यूम से लेना है और उस वॉल्यूम में कितना आर्द्रता है उसको हमने बता दिया तो हमने कह दिया कि ये निरपेक्ष आर्द्रता है। क्लियर है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब जरा ये सोचिए, हमको नहीं पता है कि इस वायु का तापमान कितना है, ये वायु अपने साथ कितनी आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, ये हमको नहीं मालूम है। हम बस इतना जानते हैं कि ये एक वॉल्यूम ऑफ एयर है, एक पार्सल ऑफ एयर है, इसका ये हाइट है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और उसमें इसने अपने अंदर इतनी आर्द्रता रखी हुई है, बस इतना ही। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। किसी इकाई आयतन की वायु में किसी समय विशेष में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जानते हैं। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा आप लोगों का तो पूछ लीजिएगा। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। तो हमने निरपेक्ष आर्द्रता को लेकर अपनी समझदारी बना ली। निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को प्रदर्शित करती है ना, कि एक पार्टिकुलर इस आयतन में, है ना, वॉल्यूम में कितना जल वाष्प है, ये इसको बता देता है। मान लीजिए कि वायुमंडल है, उस वायुमंडल में 5 ग्राम है, 5 ग्राम प्रति घन क्यूब जो है वो आर्द्रता है। इसका मतलब है कि
प्रति घन क्यूब पे 5 ग्राम हमारे पास जो है आर्द्रता अवेलेबल है, यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल में जलवाष्प की एक्चुअल मात्रा को बता देता है कि इतनी आर्द्रता जो है वो है। वायु के ऊपर जाके फैलना है ना, वायु जो ऊपर जाता है तो एक्सपेंड करता है ना, ऊपर जाके फैलना या संकुचन या सिकुड़ना के कारण उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण निरपेक्ष आर्द्रता परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, हमको मालूम है कि ये एक एरिया है ना। अब इस एरिया में आर्द्रता है, जलवाष्प है। सपोज मान लीजिए कि ये वायु ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद हल्की हुई तो फैल गई तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। अभी इतने ही दूर में इतनी आर्द्रता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गई तो ये फैलती गई, और अगर फैलती गई तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो क्षेत्रफल बढ़ गया तो अब ज्यादा क्षेत्रफल में कम आर्द्रता हो जाएगी। इसका मतलब है कि निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वायु के फैलने और संकुचन होने से उसमें आर्द्रता की मात्रा बढ़ सकती भी है और कम भी हो सकती है। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है का मतलब क्या हो गया बढ़ सकती है, कम हो सकती है का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये पार्सल ऑफ एयर है, नीचे घनत्व तो ज्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे घनत्व तो कम होता जाता है ना। घनत्व तो कम होता जाएगा तो यही वायु अपेक्षाकृत फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, घनत्व तो कम है, घनत्व तो कम है तो यही वायु फैल गई। जो वायु यहां पर कंपैक्टली नीचे पैक थी, जैसे जैसे हम ऊपर उठे तो ये फैल गई। इमेजिन करिए कि ये जो एरिया था, इतना बड़े एरिया में 5 ग्राम जो है आर्द्रता थी। यही सेम वायु है लेकिन ये फैल चुकी है। अब यही 5 ग्राम या जो ये 5 ग्राम आर्द्रता है, अब वो इतने छोटे क्षेत्र पे ना होके इतने बड़े क्षेत्र पे है ना, उसका फैलाव हो गया है। थोड़ा और ऊपर उठेगी तो थोड़ा और फैल जाएगी हवा, यानी कि इतना ही आर्द्रता अगर हवा और ऊपर उठेगी तो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रफल पे होगी। तो यहां पॉइंट यही कह रहा है, या जो बात जो रखना चाहता हूं मैं वो ये है कि हवा के संकुचन या हवा के फैलाव से भी आर्द्रता की मात्रा में घट बढ़ सकता है या उसमें बदलाव हो सकता है ना। यानी कि जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, निरपेक्ष आर्द्रता की बात कर रहे हैं, ये वायु जब ऊपर उठेगा, अभी इसमें इतनी आर्द्रता है सपोज, यही वायु जब ऊपर उठेगा तो फैल जाएगा है ना, यही बॉटल और फैल जाएगा सपोज, यानी कि इस बॉटल को का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसमें जो आर्द्रता है वो तो उतनी ही है, तो फैलाव के माध्यम से उसमें आर्द्रता कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा हो गया है, आर्द्रता तो उतनी ही थी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि हवा के ऊपर उठने या नीचे बैठने की प्रक्रिया में भी आर्द्रता में बदलाव होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर उठने से फैलती है और नीचे बैठने से उसका संकुचन होता है। संकुचन होता है तो अधिक हवा कम क्षेत्रफल पे, और फैलाव होने से उतनी ही हवा अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रफल पे फैलती है, जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, या प्रति घन मीटर जो है यूनिट पे उसका ओवरऑल आर्द्रता कम हो जाता है। तो इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ये स्टेटमेंट दे कि निरपेक्ष आर्द्रता हवा के फैलने, ऊपर उठने, फैलने या नीचे बैठने या संकुचन से प्रभावित नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत होगा है ना। निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी प्रभावित होती है हवा के फैलने या हवा के बैठने से। क्लियर है? चलिए, एक समझदारी बनी इसको लेके। अगर इसको लेके डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इस पॉइंट को लिखवा दिए हैं, यही पॉइंट लिखा है, निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को प्रदर्शित करती है। वायु के ऊपर जाकर फैलने, जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है तो फैलती है, उसके पीछे का तर्क यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, फैलती है तथा नीचे आने पे संकुचन होता है जिससे उसके आयतन में परिवर्तन होगा है ना। ऊपर उठेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, नीचे आएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, जिसके कारण निरपेक्ष आर्द्रता परिवर्तित
हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वायु के संकुचन या फैलाव होने से निरपेक्ष आर्द्रता प्रभावित होती है क्या? तो हां, होती है। इसी बात को यहां पर इस डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि नीचे देखिए कि मान लीजिए कि ये नीला नीला देख रहे हैं कि इतना ही, मान लीजिए कि एयर के बबल्स हैं, इतना ही एयर है, या जल वाष्प है मान लीजिए इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए कि 7 जल वाष्प के कण हैं। अब देखिए जो 7 जल वाष्प के कण हैं, ये 7 जो जल वाष्प के कण हैं एक बहुत छोटे से क्षेत्र में संकुचित है, लेकिन जब ये हवा ऊपर उठी तो फैल गई। यही 6-7 जो कण हैं वो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रफल पे हैं। इसका मतलब है कि बड़े एरिया को ऑक्युपाई हुए हैं। पहले कम एरिया था, है ना, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही इतना आर्द्रता था, अभी ये इतना बड़ा हो गया है, मतलब इसकी तुलना में डबल एरिया लिया हुआ है, लेकिन आर्द्रता फिर भी उतनी है। तो ओवरऑल आर्द्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ गया है, आर्द्रता उतनी ही है। इसका मतलब है यहां हुआ क्या है? यहां हुआ कुछ नहीं है, आर्द्रता घटी बढ़ी नहीं है, बस वायु का फैलाव हुआ है जिससे कि क्षेत्रफल बढ़ गया है। और क्षेत्रफल के बदलाव से निरपेक्ष आर्द्रता बदल सकती है ना। संकुचन से या फैलाव से आर्द्रता में परिवर्तन हो सकता है। अगर ऐसा यूपीएससी स्टेटमेंट दे तो उस स्टेटमेंट को स्वीकार करना है, उस स्टेटमेंट को मानना है। निरपेक्ष आर्द्रता में अगर स्टेटमेंट ये दे कि बिना आर्द्रता के जोड़े क्षेत्रफल के बढ़ने घटने से निरपेक्ष आर्द्रता बदल जाती है, तो स्टेटमेंट ठीक होगा, बदल जाती है ना, क्योंकि क्षेत्रफल बदल जाता है, एरिया बदल जाता है। तो एक समझदारी बनी इसको लेके कि ये निरपेक्ष आर्द्रता है। क्लियर हो गया? तो निरपेक्ष आर्द्रता को लेके एक कॉन्सेप्ट बना कि ये निरपेक्ष आर्द्रता होती है। निरपेक्ष आर्द्रता को तापमान से कुछ लेना देना नहीं है, बस एक क्षेत्रफल से लेना देना है कि एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है उसका, और उसमें कितनी आर्द्रता उसमें विद्यमान है। इसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है सापेक्षिक आर्द्रता। सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है। और लगातार इस शब्दावली को आप लगातार अब इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में, है ना। ज्योग्राफी में हमेशा, क्लाइमेटोलॉजी में या जलवायु में आप समय समय पे इसका इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता, इसको समझते हैं, इसको देखते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। आसान है तो वही, बस हम इसको सापेक्ष, रिलेटिव, है ना। निरपेक्ष का मतलब है जैसा हमने देख लिया निरपेक्ष, अब हमको सापेक्ष देखना है। अब हमको सापेक्ष देखना है। अब हमें सापेक्ष आर्द्रता देखना है। एक मिनट दीजिए जरा। सापेक्ष आर्द्रता, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सापेक्षिक आर्द्रता, है ना, नाम से ही लग रहा है सापेक्ष। पहला था निरपेक्ष, किसी चीज से प्रभावित नहीं हो रहा है। सापेक्ष का मतलब यहां क्या हो गया? सापेक्ष का मतलब हम किसी चीज से जोड़ के देख रहे हैं, हम उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं, है ना। हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ये इसका आयतन है, उस आयतन में आर्द्रता है, तो प्रति ग्राम या प्रति घन क्यूब मीटर पे इसमें 5 ग्राम जो है आर्द्रता है। सिर्फ इतना कह के हम मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। सापेक्ष हमको जोड़ना, रिलेट करना पड़ेगा। हमको उसको तापमान से भी जोड़ना हो सकता है पड़े, है ना, कि तापमान से भी जोड़ के देखना पड़े कि हर वायु का जो आर्द्रता सामर्थ्य होता है वो अलग अलग होता है ना, हर का अलग अलग होता है। तो अगर हर का अलग अलग होता है तो रिलेटिव, है ना, हमको उसी को जोड़ना है कि वो रिलेटिव है क्या, वो किससे जोड़ेंगे हम। तो हमको तापमान से ही मुख्यतः इसमें जोड़ना है।
तो यहां पर अगर हम सापेक्षिक आर्द्रता को देखने का प्रयास करें तो किसी निश्चित वायु दाब पे, है ना, वायु का अपना एक दाब होता है, किसी निश्चित वायु दाब पे और किसी निश्चित तापमान पे हम सापेक्ष, है ना, हम कह रहे हैं कि हम इसको एब्सोल्यूट नहीं देख सकते हैं, हमको किसी से जोड़ना पड़ेगा। तो किससे जोड़ेंगे? तो वायु दाब से। वायु का अपना एक दाब होता है, तो एक निश्चित वायु दाब पे, एक निश्चित तापमान पे, एक टेम्परेचर पे, है ना, वायु का आर्द्रता या वायु के अंदर कुछ आर्द्रता होती है। तापमान बदलने के साथ साथ उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी बदलती है, भी देखते हैं इसको। लेकिन एक निश्चित वायु दाब पे और एक निश्चित तापमान पर, है ना, वायु के निश्चित आयतन या उस पार्टिकुलर तापमान पे उसका अपना एरिया होगा, आयतन होगा। उस निश्चित तापमान पे, उस निश्चित वायु दाब पे वायु के साथ जो भी जल वाष्प होता है, जो भी जल की मात्रा उसके पास है ना, उसको उस आर्द्रता को हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष क्यों कह रहे हैं, निरपेक्ष क्यों नहीं कह रहे हैं? सापेक्ष इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकुलर तापमान पे, एक पार्टिकुलर वायु दाब पे, है ना, वायु का अपना एक दाब है, तो एक पार्टिकुलर दाब पे और एक पार्टिकुलर तापमान पे वो वायु अपने साथ कितनी आर्द्रता रखी हुई है, यानी कि वो वायु में आर्द्रता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका तापमान क्या है, उसका दाब क्या है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक निश्चित दाब पे, एक निश्चित तापमान पे जो वायु के पास आर्द्रता है, हमने कहा उसको सापेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता एक पार्टिकुलर तापमान के साथ, वायु का एक अपना तापमान है, उस तापमान पे वायु के पास कितनी आर्द्रता है ना, उस पार्टिकुलर वायु दाब पे, उस पार्टिकुलर तापमान पर आयतन की वायु की आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, है ना, कि उसमें उस पार्टिकुलर तापमान पे कितनी आर्द्रता उपस्थित है। अब यहां पर दो बातें क्या है? एक बात तो ये है कि मान लीजिए कि हम वायु का तापमान बढ़ा देते हैं तो उसमें आर्द्रता ग्रहण करने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तापमान बढ़ता है तो उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे ये बात। मान लीजिए कि वायु का अपना एक तापमान है, उस तापमान पे उसका कुछ सामर्थ्य होगा, है ना, कुछ क्षमता होगी। जरूरी नहीं है कि क्षमता के अनुरूप ही हमेशा हम उतना अपने पास आर्द्रता रखें, कि मान लीजिए कि 30 डिग्री पे अगर 300 ग्राम वायु आर्द्रता रख सकती है तो जरूरी नहीं कि उतनी आर्द्रता उसके पास हो, वो उसका सामर्थ्य है। लेकिन एक्चुअली में कितनी आर्द्रता है, हो सकता है 150 ग्राम ही हो, है ना, उस पार्टिकुलर तापमान पे। तो हमको क्या करना है, या हमको ये समझना है कि जब भी हम सापेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं तो हमको उस वायु के तापमान से भी लेना देना है कि उस तापमान पे कितनी आर्द्रता उस वायु के पास है। और जैसे ही हम उसको दाब और तापमान के साथ जोड़ के देखने लगते हैं तो हम उसको निरपेक्ष की जगह हम उसको सापेक्ष कहना शुरू कर देते हैं कि ये सापेक्षिक आर्द्रता है, इस पार्टिकुलर तापमान पे उस वायु के पास इतनी आर्द्रता उपस्थित है। क्लियर है? तो इसे क्या कहेंगे? इसको हम परसेंटेज में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे परसेंटेज में व्यक्त कर सकते हैं? इसको ऐसे समझिए इसको हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे हमने उसको देखा कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम प्रति मीटर क्यूब में हमने निरपेक्ष आर्द्रता को किया, है ना, ग्राम इतना ग्राम और प्रति घन मीटर पे हमने उसको निकाला, तो हमने उसको कहा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हम ऐसे ही अगर इसको निकालना चाहें तो हम कह रहे हैं कि प्रतिशत में निकालेंगे। तो प्रतिशत में कैसे या परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज में निकालने का सिंपल मतलब क्या है? परसेंटेज में निकालने का सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक वायु है, उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और उस 30 डिग्री सेल्सियस पे वो 300 ग्राम आर्द्रता अपने साथ रख सकती है। ये इसका सामर्थ्य हो गया, ये इसका सामर्थ्य हो गया, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे वो वायु अपने साथ 300 ग्राम आर्द्रता रख सकती है। लेकिन एक्चुअली में इस 30 डिग्री पे जो वायु के पास आर्द्रता है वो 150 ग्राम है। कितना है? 150 ग्राम है। इसका मतलब है कि सामर्थ्य तो 300 ग्राम का है,
लेकिन एक्चुअली पे उस पार्टिकुलर तापमान पे जो वायु है वो अपने साथ 150 ग्राम ही आर्द्रता अपने साथ ग्रहण की हुई है। तो अगर 150 ग्राम ग्रहण की हुई है तो एक्चुअली में उसके पास तो 150 ग्राम ही है उस पार्टिकुलर तापमान पे। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो 150, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वायु के पास अभी जो क्षमता उसकी है, उस क्षमता के कितना परसेंट पे उसके पास आर्द्रता है। तो यहां पर अगर हम कहें कि उसके पास 150 ग्राम है लेकिन उसकी क्षमता 300 ग्राम थी, है ना, 150 ग्राम है लेकिन उसकी क्षमता क्या थी, उसकी क्षमता 300 ग्राम थी। यानी कि ये 300 क्या है, सामर्थ्य है, और 150 क्या है, एक्चुअली में उसके पास है। और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 दूना 300 और 2 को 50 से कर देंगे, यानी कि 50% निकल आएगा। 50% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर अब इन्हीं दो आंकड़ों को बस कहें या देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वायु अपने साथ 300 ग्राम आर्द्रता रख सकती थी एक पार्टिकुलर तापमान पे 30 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये अपने साथ 150 ग्राम आर्द्रता को रखी हुई है। यानी कि अपनी क्षमता से अगर मैं कहूं कि 300 ग्राम की जगह केवल 150 ग्राम ही आर्द्रता इसके पास है, यानी कि क्षमता से 50% ही इसके पास है। इसी को हम लोगों ने आंकड़ों के माध्यम से व्यक्त कर दिया कि इस तापमान पे वायु अपने साथ मैक्सिमम जो आर्द्रता रख सकती थी वो 300 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में उसके पास 150 ग्राम है। तो इसको मैंने 100 से गुना कर दिया और 100 से गुना करते ही वो प्रतिशत बन जाता है। तो 150 बटा 300 गुने 100 किया और वो गुना भाग करने के बाद वो आ गया कितना, 50%। यानी कि 50% क्या हो गया, ये सापेक्षिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता हो गई। सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब कि वो जो वायु है, वो वायु अब उसके पास जो क्षमता है आर्द्रता ग्रहण करने की उस तापमान पे, उसके वो 50% पे है। यानी कि वायु 50% सैचुरेटेड है। जितना वायु अपने पास आर्द्रता रख सकती है, उस आर्द्रता का 50% वो अपने साथ लेके घूम रही है, उसके पास इतनी आर्द्रता है। ठीक है, अब यहां पर मेरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इसको और आगे विस्तार देंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा 50% से 60%, 70%, 80%, 90%, धीरे धीरे करके 100%, यानी कि इस तापमान पे हो सकता है कि 300 ग्राम ग्रहण करने की क्षमता है। तो अगर आर्द्रता वायु में धीरे धीरे करके बढ़ गया तो ये प्रतिशत लगातार बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा 50 से 60, 70, 80, 90, तो इसका मतलब है कि वो वायु पूरी तरह से तृप्त वायु है ना, वायु तृप्त होती जा रही है। जितना आर्द्रता उस तापमान पे रख सकती है उतना उसके पास आर्द्रता है। जैसे ही 100 यानी कि 300 ग्राम उस तापमान पे पहुंच गई, तो उस 300 ग्राम का मतलब है कि वायु अब उससे ज्यादा आर्द्रता अपने पास रख नहीं सकती है, उससे ज्यादा आर्द्रता नहीं रख सकती है। तो अगर मैं 100% कहता हूं सापेक्षिक आर्द्रता, कि वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% है, इसका मतलब है कि वो वायु जितना उस तापमान पे ग्रहण कर सकती थी आर्द्रता, उतना आर्द्रता उसके पास है, उससे ज्यादा वो आर्द्रता अपने पास रख नहीं सकती। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जलवायु विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। जलवायु के विशेषज्ञ या क्लाइमेटोलॉजिस्ट इसी सापेक्षिक आर्द्रता का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो देखते हैं कि वायु संतृप्त हो चुकी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता 100% पहुंच चुका है, इसका मतलब है अब वायु और आर्द्रता ग्रहण नहीं करेगी। इसका मतलब है कि अब अगर वाष्पीकरण हुआ और वायु में अगर जलवाष्प को ऐड किया गया, तो वायु उस जलवाष्प को अपने पास नहीं रख पाएगी। वो जलवाष्प पानी के रूप में, बारिश के रूप में वो नीचे आ जाएगी। तो जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% पहुंचता है और उसके बाद फिर भी अगर वायुमंडल में लगातार आर्द्रता ऐड होता है, तो वो आर्द्रता वायु अपने पास रख नहीं पाती है और अलग अलग तरीके से बर्फ के रूप में, शीट के रूप में, है ना, पानी की बूंदों के रूप में वो नीचे चला आता है। तो जब भी वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% पहुंच जाती है, पूरी संभावना होगी कि बारिश होनी है। इसीलिए लगातार एक पार्टिकुलर तापमान पे कितना आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है और कितना एक्चुअली में आर्द्रता है,
इसको लगातार क्लाइमेटोलॉजिस्ट नजर रखते हैं और जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100 के आसपास पहुंचता है वैसे ही वो फोरकास्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि बारिश होगी या बारिश की प्रबल संभावना है। क्लियर है? सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसकी एक समझदारी बनी है ना। तो यहां पर जैसे देखिए, अब मैं अगर ये कहूं, अब 2-3 स्टेटमेंट देता हूं, इस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पे जैसे मैंने आपको बताया कि 300 ग्राम जो है वो वायु अपने साथ आर्द्रता रख सकती है। अगर मैं वायु के तापमान को कम कर दूं तो मतलब मैं तो क्या ही कम करूंगा, लेकिन सपोज करिए कि अगर वायु के तापमान को अगर हमने कम किया, मतलब हम एक कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए कि वायु का तापमान 30 डिग्री से 10 डिग्री हो गया है ना। तो वायु का तापमान सपोज 30 डिग्री से 10 डिग्री हो गया तो उसका जो सामर्थ्य है या आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि जो निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है ना, उस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में बदलाव किया जा सकता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में या निरपेक्ष आर्द्रता में हवा को ऊपर उठाने या हवा को नीचे लाने की प्रक्रिया में उसका संकुचन और फैलाव होगा तो हम उसमें आर्द्रता में बदलाव हो सकता है ना, आर्द्रता घट बढ़ सकती है। वैसे ही हमको अब ये सोचना है कि सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता बदल सकती है। तो एक तो तापमान के घटने और बढ़ने से जो है उसमें बदलाव संभव है, उसमें पॉसिबल है। तो यहां पर हमको ये देखना है कि जैसे हमने कहा कि निरपेक्ष आर्द्रता बदल सकती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बदल सकता है अगर हवा का फैलाव या हवा का संकुचन होता है। ऐसे ही हमको 3 तरीके ध्यान रखने हैं कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है, सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव 3 तरीकों से हो सकता है या 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें बदलाव संभव है। वो क्या क्या है या वो कौन कौन से 3 तरीके हैं उसको जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता की समझदारी तो बनी गई है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष मतलब जितनी भी आर्द्रता है उसके बाद आर्द्रता का सामर्थ्य, जैसे मैंने 150, 300 और गुना 100 कर दीजिए, वो निकल आता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष सापेक्षिक आर्द्रता। सामान्यतः आर्द्रता सामर्थ्य तापमान के समानुपाती होता है, ये तो पता ही है। आर्द्रता सामर्थ्य तापमान से जुड़ा हुआ है, तापमान बढ़ने से आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है और तापमान कम होने से जो आर्द्रता का सामर्थ्य या क्षमता होती है आर्द्रता ग्रहण करने की वो कम हो जाती है। यहाँ पर उसी बात को रख दिए हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस है ना, अलग अलग जो है वायु का तापमान है। 10 डिग्री सेल्सियस में वायु संतृप्त है 100% है ना, क्यों? क्योंकि इस तापमान पे आर्द्रता सामर्थ्य कम होता है। 20 डिग्री पे बढ़ा दिए तो आर्द्रता उतनी ही है लेकिन सामर्थ्य वायु का बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि वायु गर्म हो गई है और गर्म हो गई है तो ज्यादा आर्द्रता अपने साथ रख सकती है। 30 डिग्री सेल्सियस पे उसका सामर्थ्य और भी बढ़ गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में वायुमंडल में आर्द्रता तो उतनी ही है लेकिन तापमान बढ़ने से उसकी क्षमता बदल गई है, सामर्थ्य बढ़ गया है। और सामर्थ्य बढ़ गया है तो सापेक्षिक आर्द्रता 10 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है कि सापेक्षिक आर्द्रता 100% है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पे 52% रह गई है ना, क्यों? क्योंकि सामर्थ्य बढ़ गया है और आर्द्रता उतनी नहीं है। 30 डिग्री सेल्सियस पे और भी क्षमता बढ़ गई है लेकिन जलवाष्प उतना ही बना हुआ है तो सापेक्षिक आर्द्रता और भी ज्यादा कम हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है वो तापमान से तो प्रभावित होगी ही। तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता या जो सामर्थ्य है वो बढ़ जाएगा और अगर आर्द्रता ऐड नहीं हुआ तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। तापमान कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। क्लियर है? एक समझदारी बनी इसको लेके। तो यहां पर हमको 3 चीजों का ध्यान रखना है कि सापेक्षिक आर्द्रता में जो बदलाव होता है वो 3 तरीकों से हो सकता है। एक तो हमको क्लियरली यहां पर नजर आ रहा है तापमान, तो हम एक बात क्या कह सकते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव कैसे संभव है? तापमान है ना। एक तापमान कि अगर हम तापमान को घटा बढ़ा दें तो सापेक्षिक आर्द्रता बदल जाएगी, तापमान को कम कर दें तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, तापमान को बढ़ा दें तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी है ना। एक तो ये हो गया।
एक तो ये समझदारी हो गई, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव कैसे संभव है, तापमान को घटाने बढ़ाने से। दूसरा जरा ये सोचिए कि सापेक्षिक आर्द्रता में महत्वपूर्ण क्या है, आर्द्रता। अगर आर्द्रता की मात्रा ही घट बढ़ जाए तो, हवा में आर्द्रता ही कम हो तो, हवा में आर्द्रता ही ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि अगर तापमान समान हो, है ना, या तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन उसमें आर्द्रता कितनी है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वाष्पीकरण कितना हुआ है। तो यहां पर अगर तापमान समान रहे, है ना, टेम्परेचर सेम रहे, तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, तो वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाए या कम हो जाए, घट बढ़ जाएगी, वो किस बात पर निर्भर करेगा, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है। तो अगर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी या सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, और अगर तापमान वही समान है लेकिन जल वाष्प की मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। यानी कि आर्द्रता के घटने बढ़ने से भी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो सकती है। जब वायु के तापमान में वृद्धि होती है, दूसरा ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही आपको कि तापमान में वृद्धि होती है तो तापमान में वृद्धि होने से आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है, और तापमान कम होने से आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाता है, मतलब क्षमता कम हो जाती है। कम तापमान में कम आर्द्रता वायु रख सकती है, ज्यादा तापमान में ज्यादा सामर्थ्य या ज्यादा आर्द्रता अपने साथ रख सकती है। तो तापमान के घटाने बढ़ाने से भी हम सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव कर सकते हैं। तो यहां यही पॉइंट लिखा है, जब वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका सामर्थ्य या आर्द्रता सामर्थ्य में भी वृद्धि हो जाती है, और सापेक्षिक आर्द्रता इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगी, कम हो जाएगी। जब सामर्थ्य बढ़ जाएगा और उतनी आर्द्रता नहीं है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। क्लियर है। तीसरा तरीका क्या है, यदि वायु के तापमान में कमी होती है ना, और इसकी आर्द्रता सामर्थ्य की क्षमता कम हो जाती है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लग जाती है। सेम पॉइंट है, अपोजिट है, बस तापमान बढ़ जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, और तापमान कम हो जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। तो तीन तरीके हो गए। तीन तरीका क्या हो गया, एक तरीका आर्द्रता में बदलाव करके, है ना, जो ये पॉइंट है कि जल वाष्प की मात्रा में अगर परिवर्तन हो जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता प्रभावित होगी। तापमान अगर बढ़ जाता है तो आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है, और उस पूरी प्रक्रिया में सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। तापमान कम हो जाता है तो जो सामर्थ्य है वायु का वो कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ये तीन तरीके हैं जिससे सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव संभव है। तो तापमान और जल वाष्प दो ही चीजें हैं इसमें कुल मिला के। यहां पर एक में तापमान बढ़ रहा है, एक में तापमान कम हो रहा है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता घट बढ़ रहा है, और दूसरा है जल वाष्प की मात्रा, कि इसके माध्यम से भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट समझ लिया, है ना, दो कॉन्सेप्ट को देख लिया कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है ना। तो सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होगा, तापमान कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देख लिया, एक निरपेक्ष आर्द्रता के कॉन्सेप्ट को समझ लिया और एक सापेक्षिक आर्द्रता के कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब तीसरा आसान है, मतलब इसी को देख लेते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता का क्षैतिज वितरण। तो एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद इस सापेक्षिक आर्द्रता का वितरण को भी समझने का प्रयास करते हैं। तब तक आप लोग इस स्लाइड पे फोकस करिए, है ना, इसको ध्यान से देखिए। ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिए, इसको समझेंगे, इसी को समझाना है, इसी को विस्तार देना है वायु के तापमान के संदर्भ में। इसको जरा देखिए कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो दिन भर में क्या घटता बढ़ता रहता है क्या, है ना। यहाँ पर मध्य रात्रि है, दिन का समय है, और रात का है, मतलब सुबह और शाम के बीच का है। तो जरा देखिए कि तापमान में परिवर्तन से क्या सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव हो रहा है, ये ग्राफ उस बात को बता रहा है। 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दो दिन तक 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे करके क्लास करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए
अभी मैंने आपसे कहा था कि इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। कई बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। ध्यान से देखिए इसको, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा एक समझदारी इसको बना लेते हैं, फिर ये कभी पूछा अगर क्वेश्चन तो आप करने वाली स्थिति में होंगे। देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है, इस ग्राफ में दो ही बातें हैं। ग्राफ का एक एक्स एक्सिस है, और एक दूसरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है वो समय को बता रहा है, दिन का अलग अलग समय है, सुबह का 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, 12 बज रहा है ना। और दूसरा जो ग्राफ है या वाई एक्सिस है ऊपर वाला, वो आर्द्रता को बता रहा है, या सापेक्षिक आर्द्रता को, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बता रहा है ना। सापेक्षिक आर्द्रता को बता रहा है, तो सापेक्षिक आर्द्रता को बता रहा है, तो सापेक्षिक आर्द्रता का कॉन्सेप्ट हमको मालूम हो गया कि आर्द्रता कितनी है, आर्द्रता सामर्थ्य कितना है, गुना 100 कर दीजिए, वो आर्द्रता वो सापेक्षिक आर्द्रता निकल जाता है एक पार्टिकुलर तापमान पे। तो हम ये देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज कि यहां पर ये सापेक्षिक आर्द्रता है, तो यहां पर ध्यान से देखिए कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो बढ़ रहा है ना। सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, रात को 12 बज गया, सुबह के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, यानी कि जब ठंडा हो रहा है, यानी कि जब तापमान कम हो रहा है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही है। उसके बाद दिन में मध्याह्न के समय देखिए, मध्याह्न मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब तापमान सबसे ज्यादा होता है, तो हम देख रहे हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, कम हो जा रही है। यानी कि दिन भर में सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव होता है। जब तापमान कम होता है, यानी कि जब रात का समय होगा, सुबह भोर का समय होगा, जब सबसे ठंड कम होगी, जब सबसे तापमान कम होगा, है ना, तापमान अपेक्षाकृत भोर में सुबह 3 बजे 4 बजे सबसे कम होता है, तो उस समय जब तापमान कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, और दोपहर के समय में जब तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो तापमान कम होने से सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, और तापमान के बढ़ जाने से सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान का लेना देना है, और दिन भर में सापेक्षिक आर्द्रता में लगातार बदलाव होता रहता है। दिन के समय सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत क्या होगी, सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है, और रात के समय या जब ठंडक होगी, तापमान कम होगा, तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, बिना आर्द्रता के ऐड किए या कम किए। क्लियर है? अभी चर्चा विस्तार से थोड़ा सा उसको देखते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। उससे पहले एक सवाल है, अजय का सवाल है। अजय ने सवाल पूछा है कि सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्लाउड फॉर्मेशन पर क्या इफेक्ट रहता है। देखिए अजय, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब तो सिंपल हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि क्या होता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन तो होगा ही, जब भी आर्द्रता ऊपर जाएगी या वाष्पीकरण होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन तो होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। सवाल ये है कि ये जो बादल बने हैं उससे बारिश होगा कि नहीं होगा, बारिश होने के लिए क्या स्थितियां चाहिए। तो बारिश होने के लिए सापेक्षिक आर्द्रता एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है इसके बारे में। लेकिन आपका जो सवाल है वो सवाल बिल्कुल सही दिशा में है कि क्लाउड फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ता है, यानी कि प्रति घन मीटर पे आर्द्रता बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो है उससे बादल बनने की संभावना प्रबल होगी, बादल बनेगा भी। लेकिन बादल से बारिश होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि हवा कितनी ज्यादा आर्द्र है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता उसकी कितनी है। 100% पहुंचते ही बारिश होना तय है। क्लियर है? उसकी चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। क्लियर? चलिए मूव करते हैं आगे, इसी चीज को देखते हैं, इसी सापेक्षिक आर्द्रता को इसका क्षैतिज वितरण देखते हैं। क्षैतिज मतलब ग्लोब पे देखते हैं, या ग्लोब पे उसको समझने का प्रयास करते हैं। ग्लोब पे समझने का प्रयास का मतलब है कि अलग अलग जगहों पे उसको देखते हैं, विषुवत रेखा पे देखते हैं, कर्क रेखा पे देखते हैं, मकर रेखा पे देखते हैं, 45-50 डिग्री के अक्षांश के आसपास देखते हैं। मतलब उसका एक क्षैतिज वितरण देखने का, समझने का प्रयास करते हैं कि ये सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। ये जो सामने आपके ग्राफ है वो इसी बात को बता रहा है, अक्षांशीय विस्तार को दिखा रहा है। अक्षांशीय विस्तार ये 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है विषुवत रेखा हो गया। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, विषुवत रेखा। 0 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुवों की तरफ और इधर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, बस इतना ही है।
तो यहां पर हमने 0 डिग्री देख लिया, भूमध्य रेखा का क्षेत्र है ना। कौन सा क्षेत्र? भूमध्य रेखा का क्षेत्र। हमको मालूम है कि भूमध्य रेखा का क्षेत्र क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र है। प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने कर लिया है। दो तरफ से व्यापारिक पवनें आती हैं, मिलती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है ना। और यहाँ पर हवाएं जो हैं वो लगातार गर्म हैं, मिल रही हैं, ऊपर उठ रही हैं। ऊपर उठ रही हैं तो खूब सारी आर्द्रता अपने साथ लेके आती हैं। दोनों तरफ से गर्म हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेके आती हैं, ऊपर उठती हैं, है ना। ऊपर उठने के बाद जो है वो बारिश की संभावनाओं को मजबूत करती है। आगे देखेंगे, इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र होगा वो अति आर्द्र क्षेत्र होगा विषुवत रेखा के आसपास, क्योंकि दो विपरीत दिशाओं से हवाएं आके मिल रही हैं और गर्म भी है। और गर्म है तो अपने साथ जो भी वाटर बॉडी से होते हुए बहेंगी अपने साथ वाष्पीकरण करेंगी, वाष्पीकरण करेंगी तो अपने साथ जो है जलवाष्प को साथ में लेके चलेंगी। यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत ज्यादा होगा या अपने साथ आर्द्रता वो ज्यादा लेके चलेंगी। यानी कि इस क्षेत्र में जो वायु होगी उसमें आर्द्रता की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। क्लियर है? अब अगर हम 20 से 30 डिग्री के बीच के क्षेत्र की बात करते हैं, या हम कर्क रेखा की बात करते हैं, या हम मकर रेखा की बात करते हैं, तो हमको मालूम है यहाँ पर क्या है? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है और इस पूरी प्रक्रिया में वो अपने साथ बहुत सारा आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास जो वायु होगी उसमें आर्द्रता ज्यादा होगी कि कम होगी? अपेक्षाकृत कम होगी। तापमान तो ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तापमान तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हवा नीचे से ऊपर जब हवा जाती है तो अपने साथ आर्द्रता या जलवाष्प को भी लेके जाती है। लेकिन हो क्या रहा है? कर्क रेखा और मकर रेखा पे हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बैठती हैं, और हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है तो वाष्पीकरण नहीं होता है। वाष्पीकरण होने के लिए नीचे से हवा का ऊपर की तरफ उठना जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में इस कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास जो वायु होगी उसमें आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी, कम आर्द्रता उसके पास होगी, है ना। ऐसे ही जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना, 50 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो बहुत ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होगा, तो हवा में बहुत ज्यादा आर्द्रता नहीं होगी। लेकिन 90 डिग्री के पास जब हम ध्रुवों में पहुंचेंगे तो अत्यधिक ठंडा होगा, वाष्पीकरण ना के बराबर होगा। तो इसका मतलब हवा क्या होगा? अपेक्षाकृत शुष्क होगा। इसका मतलब इन जनरल अगर हम इस विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो वायु में जो आर्द्रता है वो अपेक्षाकृत कम होती चली जाती है। इन जनरल एक ट्रेंड है ना। उसके बीच में थोड़ा इतर या वेरिएशंस है। जैसे 0 डिग्री पे तो आर्द्रता होगी लेकिन कर्क रेखा पे नहीं होगी। कर्क रेखा में वायु अति शुष्क होगी, लेकिन 40-50 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे तो वायु में काफी ज्यादा आर्द्रता होगी, है ना। वायु में आर्द्र हवा होगी, क्योंकि 40 डिग्री पे हमको मालूम है कि यहाँ से गर्म हवा और ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवा दोनों आके मिलती है। तो गर्म और ठंडी हवा का मतलब क्या हो गया कि गर्म हवा अपने साथ कुछ आर्द्रता भी लेके चलेगी। तो हमको 40, 50, 60 डिग्री के आसपास के अक्षांशीय क्षेत्रों में हवा में आर्द्रता भी नजर आती है। अपेक्षाकृत आर्द्रता ज्यादा होती है, कर्क रेखा मकर रेखा की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता का अगर हम क्षैतिज वितरण देखें या एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, वैश्विक डिस्ट्रीब्यूशन देखने का कोशिश करें अक्षांशीय आधार पे, तो हम कुछ निर्णय तक पहुंच सकते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन होते हैं। स्थानिक और कालिक परिवर्तन होते हैं, इसको मैंने आपको ये बताया था। स्थान और काल का मतलब है कि समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पूरे दिन भर में अगर हम देखें तो रात के समय पे सापेक्षिक आर्द्रता देखते हैं कि बढ़ जाता है, और वही दिन के समय देखते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता में जो है वो दैनिक या कालिक परिवर्तन तो डेफिनेटली नजर आएगा, तापमान के साथ साथ उसमें परिवर्तन नजर आता है। तो एक अगर हम इसको कहना चाहें या इसका क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का कोशिश करें तो सापेक्षिक आर्द्रता में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन होते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों के पास अपेक्षाकृत सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती है ना। क्यों ज्यादा होती है ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपको बताया कि होता क्या है कि ये दो विपरीत दिशाओं से, ये 0 डिग्री है यानी कि विषुवत रेखा है जिसकी बात हो रही है, कर्क रेखा से और मकर रेखा से दोनों तरफ से हवाएं आती हैं, गर्म हवाएं हैं। उस पूरी प्रक्रिया में जब ये चलती हैं तो अपने साथ आर्द्रता ग्रहण करती हैं। आर्द्रता ग्रहण करती हैं
तो ये आपस में मिलती हैं, ऊपर उठती हैं और उसके बाद वो बारिश के रूप में आती है। इसका मतलब ये है कि ये हवाएं अपने साथ खूब सारी आर्द्रता को साथ में लेके चलती हैं। तो हम अगर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को देखते हैं तो हमको अपेक्षाकृत आर्द्रता ज्यादा नजर आती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भूमध्य रेखा के पास अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, क्योंकि हवा अपने साथ खूब सारी आर्द्रता भी लेके चल रही है। अब जैसे ही हम भूमध्य रेखा के क्षेत्र से कर्क रेखा की तरफ चलना शुरू करते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, निरंतर कमी आती चली जाती है। और हमको मालूम है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पे हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बैठ रही हैं, और कोई भी हवा जब नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो अपने साथ जलवाष्प को लेके चलती है, और ऊपर उठती है तो ठंडी होती रहती है, सापेक्षिक आर्द्रता भी उसकी बढ़ती है ना। ठंडा होने से, तापमान कम होने से उसका आर्द्रता तो उतना ही है, लेकिन तापमान कम हो गया तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। लेकिन जब कोई हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है तो लगातार गर्म होती है, गर्म होती है तो तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है तो उसका क्षमता भी बढ़ जाता है, तो सापेक्षिक आर्द्रता भी कम हो जाएगी उसके साथ साथ। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में से जैसे जैसे हम उपोष्ण कटिबंधीय या कर्क रेखा की तरफ आगे बढ़ते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियां यानी कि कर्क रेखा की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सापेक्षिक आर्द्रता में निरंतर कमी होती चली जाती है ना। हवा गर्म हो जाती है, हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है, उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, तो ओवरऑल उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और उसमें अगर आर्द्रता कम होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के पेटियों की ओर सापेक्षिक आर्द्रता में निरंतर कमी होती चली जाती है। इसकी न्यूनतम मात्रा वस्तुतः कर्क और मकर रेखा पे हमको अंकित होती है, यानी कि वायु में जो अपेक्षाकृत बहुत कम आर्द्रता होती है वो हमको कर्क और मकर रेखा के आसपास अवस्थित मिलता है। और ये हम लोगों ने देखा भी है, मैंने आपके साथ कई बार ये प्रैक्टिस भी किया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास हम देखें तो दुनिया के शुष्क प्रदेश अवस्थित हैं, है ना। अलग अलग जगहों पे देखा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग उदाहरण दिए आपको कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उसके आसपास अगर विश्व के मैप पे देखिए तो अमेरिका में देखिए सोनारन है, मोजावे है, कैलिफोर्निया डेजर्ट है। दक्षिण में अगर हम आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में तो इसी 23.5 डिग्री के आसपास अटाकामा डेजर्ट है ना, पेरू डेजर्ट, अटाकामा बोल रहे हैं, आपको चिलियन डेजर्ट है। अगर हम अफ्रीका में आ जाते हैं तो सहारा डेजर्ट है ना, नामिब डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है। भारत में या एशिया में आ जाते हैं तो हमको अरब का डेजर्ट नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं तो गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट नजर आता है। ये सब क्या है, ये सब इसी कर्क रेखा पे अवस्थित है। हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठ रही है, सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी। तो जब हम इसके क्षैतिज वितरण को देखते हैं या क्षैतिज वितरण को देखने का प्रयास करते हैं तो हमको एक दो चीजें समझ में आती हैं कि विषुवत रेखा के आसपास सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती है और उससे दूर हम कर्क रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है। अब जरा ये सोचिए कि अगर हम विषुवत रेखा से या इस विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल तो तापमान कम ही होगा, और तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा। विषुवत रेखाई प्रदेशों से उच्च अक्षांशों की ओर वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। क्यों कम होती चली जाती है, क्योंकि तापमान कम होता चला जाता है। तथापि तापमान में गिरावट के फलस्वरूप उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब वायु की पुनः सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है। कर्क रेखा यानी कि ये जो क्षेत्र था जिसको हम कह रहे थे आपको, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री का क्षेत्र, 23.5 डिग्री से जैसे ही हम 30, 40, 45 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं उत्तर और दक्षिण की तरफ, अक्षांशों की तरफ, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे वहां पर अब इस 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास क्या हो रहा है, यहां पर दो तरफ से हवाएं आके मिल रही हैं।
0 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये मान लीजिए 50 डिग्री मान लीजिए सपोज, है ना। तो ये जो 23.5 डिग्री पे हवा बैठी थी उसका एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर गया, है ना, और ध्रुवीय क्षेत्रों पे जो हवा बैठी थी उसका एक हिस्सा इधर आ गया। अब इधर से ये जो हवा चली 90 डिग्री से, ये हवा चली और इधर से हवा चली, ये वाली हवा गर्म है क्योंकि 23.5 डिग्री से होकर बहती हुई जा रही है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों से बह रही है तो ये हवा अपेक्षाकृत ठंडी है। तो ये ठंडी और दो गर्म हवाएं आपस में मिली और मिलने के बाद क्या हुई, ऊपर उठ गई। ऊपर उठते ही वो ठंडी हुई तो तापमान कम होने से सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाता है, ये हमको मालूम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगा, अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, कर्क रेखा की तुलना में। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो विपरीत दिशाओं से हवाएं आ रही हैं वो मिल रही हैं, मिलने के बाद ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठने के बाद उनका तापमान कम हो जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा के आसपास सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी। फिर हम यहाँ पहुंचे 23.5 डिग्री, यहाँ पर हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठ रही है तो तापमान बढ़ जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। फिर जैसे ही हम इस कर्क रेखा से उपध्रुवी क्षेत्रों की तरफ 50-60 डिग्री की तरफ चले, यहाँ पर दो विपरीत दिशाओं से हवाएं आई, मिलने के बाद ऊपर उठी, ठंडी हुई, सापेक्षिक आर्द्रता कम बढ़ गई, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ गई तो यहाँ पर हमको अपेक्षाकृत सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा नजर आएगी, बारिश अच्छी होगी। इस क्षेत्र में 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है, और खास करके देखेंगे कि जो तटीय इलाके हैं वहां पर खूब अच्छी बारिश होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर 50 से 60 डिग्री के आसपास अगर यूके के लोकेशन को देखें, यूनाइटेड किंगडम, तो लगभग पूरे साल भर बारिश जैसी स्थिति बनी रहती है। दो दिशाओं से हवाएं मिली, ऊपर उठी, ठंडी हुई और बारिश की संभावना प्रबल हो गई, मजबूत हो गई, सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। तो यहां पर तीन बातों को हम लोगों ने समझा। सापेक्षिक आर्द्रता के क्षैतिज वितरण के संदर्भ में क्या समझा हम लोगों ने कि स्थानिक परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, अक्षांशों के साथ साथ उसमें बदलाव होता है, विषुवत रेखा के पास अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, जो कर्क रेखा मकर रेखा के आसपास है वहां पर सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है, और जैसे जैसे हम इस कर्क रेखा से दूर होते हैं, थोड़ा और उत्तर में या उपध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ते हैं, वैसे वैसे सापेक्षिक आर्द्रता दोबारा से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर सापेक्षिक आर्द्रता के क्षैतिज वितरण के बारे में आपको एग्जामिनर को बताना हो तो बताना है कि विषुवत रेखा के पास ज्यादा होती है, कर्क रेखा के पास कम होती है, और फिर ध्रुवीय क्षेत्रों के पास अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। अब जरा ये सोचिए कि क्या सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ भी जो है सापेक्षिक आर्द्रता में बदलाव होगा? तो होगा। जब सूर्य उत्तर की तरफ होंगे या उत्तरायण होंगे तो अपेक्षाकृत गर्मी ज्यादा पड़ेगी। गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो उसका मतलब क्या है कि वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, है ना। और जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उत्तर की तरफ ठंड बढ़ जाएगी। तो यहां पर यही पॉइंट है, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के साथ साथ उच्च और निम्न सापेक्षिक आर्द्रता में भी क्रमशः उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसकाव होता है ना। उत्तर और दक्षिण उच्च सापेक्षिक आर्द्रता है ना। वाष्पीकरण होगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगा वायु में। तो अगर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ सकता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं या उत्तर की तरफ मूव करते हैं तो तापमान तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ साथ वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। और जब सूर्य दक्षिण की तरफ मूव करते हैं या विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ स्थापित हो जाते हैं तो उत्तरी हिस्से में या उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है और साथ ही साथ वाष्पीकरण की दर भी धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ भी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती और घटती। क्लियर? तो ये एक समझदारी है सापेक्षिक आर्द्रता को लेके कि ये सापेक्षिक आर्द्रता का क्षैतिज वितरण है। क्लियर है? अब अगर मैं कहूं कि सापेक्षिक आर्द्रता दिन के समय ज्यादा होगी या सुबह के समय सबसे ज्यादा होगी, तो सुबह के समय अपेक्षाकृत ज्यादा होगी सापेक्षिक। जब तापमान कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, है ना। और दोपहर के समय जब तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा वाष्पीकरण करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पार्टिकुलर तापमान पे उतनी आर्द्रता को या जो सामर्थ्य उसके आसपास पहुंच सकते हैं। तो दिन के समय में सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है और दोपहर के समय में सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है। यह कह सकते हैं सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः काल में अधिकतम तथा सायंकाल में न्यूनतम होती है।
क्यों सुबह के समय? क्योंकि तापमान कम होता है, तो ओवरऑल जो उस पार्टिकुलर तापमान में जो सामर्थ्य है वो कम रहेगा, और अगर उसके आसपास अगर आर्द्रता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। और दोपहर के बाद यानी 3, 4, 5 बजे के आसपास जब, या 2 से 5 के बीच में जब अत्यधिक गर्मी पड़ी हुई होगी या गर्मी होगी, तो उस समय तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो उस तापमान पे आर्द्रता ग्रहण करने का सामर्थ्य भी ज़्यादा होगा। उस पूरी प्रक्रिया में सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होगी। क्लियर है? तो एक समझदारी बनी इसको लेके। सापेक्षिक आर्द्रता के क्षैतिज वितरण के संदर्भ में एक मैंने आपके साथ चर्चा किया। क्लियर है? ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, थक गए हैं थोड़ा, मतलब शायद कोविड के कारण जो कैपेसिटी है ओवरऑल बोलने की वो थोड़ी कम तो हो ही जाती है, तो थोड़ा इतने में ही थकान महसूस कर रहे हैं, तो इतना ही रहने देते हैं। कल थोड़ा कोशिश और करेंगे, थोड़ा और पुश करेंगे कि थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़े, इससे थोड़ा और आगे बढ़े। 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, मतलब चीज़ों को हम एज पर जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसको टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, कुछ सवाल अगर आप लोगों के हैं तो पूछ लीजिए। एक सवाल है, सुनील का सवाल है, सुनीत का सवाल है सर, भूमध्य रेखा सापेक्षिक आर्द्रता, भूमध्य रेखा पे सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम होती है, इस पर चर्चा कर दीजिए। भूमध्य रेखा पे सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती है। देखिए, भूमध्य रेखा का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री। देखिए, ये 0 डिग्री है, इसी को हमें भूमध्य रेखा कहें या इसी को हम 0 डिग्री की रेखा कहें, एक ही मतलब है। ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा को लेकर हमारी समझदारी क्या है कि पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है ना, लगातार पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, और उसके साथ साथ जो भी वस्तुएं हैं वो सब घूम रही हैं। ये 23.5 डिग्री का कर्क मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री का कर्क रेखा है। हमको मालूम है, या हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि कोरियोलिस बल के बारे में हमने जब चर्चा किया था तो हमने देखा था कि हवाएं जो हैं जब यहाँ से चलती हैं तो वो दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि गति सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे है, और जो हवाएं जब यहाँ से चलती हैं तो चूंकि गति यहाँ सबसे ज्यादा है तो हमेशा वो पीछे पहुंचती हैं, आगे नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि जहां से चल रही हैं यहाँ पर गति कम है, यहाँ पर गति अपेक्षाकृत ज्यादा है, तो ये दाहिनी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये जो हवा चली है ना, ये जो हवा चली, ये सोच के देखिए कि यहाँ पर समुद्र भी होगा, पानी भी होगा, है ना, अलग अलग जगहों से होके ये चली। अलग अलग जगहों से जब ये होके चलेगी तो ये कहां से चलना शुरू की थी? ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा से होकर चलना शुरू की थी। हवा पहले ऊपर से नीचे की तरफ बैठी थी कर्क रेखा पे, और बैठने के बाद इसका विस्तार हुआ था तो उसका एक हिस्सा नीचे की तरफ बहा था और एक हिस्सा इस तरफ आगे मूव किया था। अब ये जो हवा 23.5 डिग्री से चलना शुरू हुई है, ये हवा गर्म है। जब ये क्षैतिज रूप से इसका विस्तार होना शुरू हुआ, ऊपर से नीचे बैठी, और जब इसका विस्तार होना शुरू हुआ तो ये हवा गर्म है, और ये गर्म हवा जब आगे बढ़ेगी, और इमेजिन करिए कि समुद्र के ऊपर से होके बही, नदी के ऊपर से होके बही, जो भी उसके सामने रास्ते में आया उसके ऊपर से होके जब बह रही है तो लगातार उसका वाष्पीकरण करेगी, यानी कि जलवाष्प लगातार निचोड़ रही होगी, ये हवा निकाल रही होगी। क्यों? क्योंकि इसका तापमान ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हवा है इसका तापमान तो ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने साथ खूब सारी आर्द्रता या वाष्पीकरण को भी लेके चल रही होगी। ठीक है, चलना शुरू की, चलती रही और खूब सारा आर्द्रता अपने साथ लेके चली। ऐसी स्थिति यहां पर है, यहां पर भी हवा ऐसे ही चल रही है, सॉरी, ये हवा ऐसे चल रही है और ये भी चल रही है, तो ये भी अपने साथ खूब सारी आर्द्रता को लेके चल रही है, क्योंकि ये भी गर्म जगह से है, 23.5 डिग्री मकर रेखा से होकर चल रही है, तो खूब
गर्म जगह से चल रही है तो इसके पास भी तापमान ज्यादा है, और जिस भी वस्तु के ऊपर से, पानी से, समुद्र से, नदी से, पेड़ पौधों के ऊपर से होते हुए बह रही है, ये उस पूरी प्रक्रिया में खूब सारा अपने साथ वाष्प लेके चल रही है, और खूब सारा वाष्प लेके चल रही है तो ये हवा चलती रही, इधर से ये हवा आई और 0 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में दोनों मिले तो दोनों ही गर्म है, दोनों के पास खूब सारी आर्द्रता है, और दोनों की आर्द्रता आके मिल गई, और दोनों की आर्द्रता आके मिल गई तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होगी, हवा की बढ़ जाएगी। ये भी आर्द्रता लेके आई, ये भी आर्द्रता लेके आई। अब जब ये दोनों मिले तो मिलने के बाद अब क्या होगा, अब क्या, तो दोनों मिलने के बाद ऊपर उठेंगे, और जैसे ही ऊपर उठेंगे वैसे ही तापमान कम हो जाता है। यानी कि दोनों हवाएं मिली, गर्म थी, खूब सारा अपने साथ जलवाष्प लेके चल रही थी, और उसके बाद मिलने के बाद ऊपर उठे, ऊपर उठते ही तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम होते ही आर्द्रता का जो सामर्थ्य है, जो आर्द्रता अपने साथ लेके हवा चल रही है, वो सामर्थ्य कम हो जाएगा। तापमान बढ़ने से क्षमता बढ़ जाएगी आर्द्रता अपने साथ लेके चलने की। तापमान कम होने से आर्द्रता की जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है अपने साथ लेने की, वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही इस विषुवत रेखा पे दोनों हवा मिलेगी और ऊपर उठेगी, ठंडी हो जाएगी, लेकिन आर्द्रता तो उसके पास है और तापमान उसका कम हो रहा है। तो तापमान कम होते ही हमको मालूम है कि सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। तापमान कम हो रहा है और आर्द्रता अगर उसके पास उतना ही है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, और हवा ऊपर उठेगी, तापमान और कम हो जाएगा, लेकिन आर्द्रता तो उतनी ही बनी रहेगी। तो तापमान कम होने से उसकी सापेक्षिक आर्द्रता लगातार बढ़ती चली जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता लगातार बढ़ेगी। इसीलिए इस विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पे हम देखते हैं लगातार सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा रहती है ना। ज्यादा रहती का मतलब क्या हो गया कि यहां पर बारिश होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है। हर दिन, एवरी डे 2 बजे शाम से 4 बजे शाम के बीच में विषुवत रेखा के क्षेत्र पे बारिश होती है। शाम को 2 से 4 के बीच में विषुवत रेखा के क्षेत्रों में, यानी कि 0 से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण के बीच में हर दिन विषुवत रेखा पे लगभग बारिश होती है। क्यों बारिश होती है? क्योंकि दिन भर जो हवाएं यहां पर आके मिली हैं, ऊपर उठी हैं, ऊपर उठने की प्रक्रिया में ठंडी हो रही हैं, तो जो भी जलवाष्प अपने साथ ऊपर लेके गई थी वो जलवाष्प वायु में लगातार ऐड हो रहा है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब वो उतने से ज्यादा आर्द्रता अपने पास रख नहीं पाती है, तो 2 से 4 के बीच में विषुवत रेखा के क्षेत्रों में हर दिन लगभग बारिश की संभावना बनी रहती है और होती भी है। 2 to 4 PM के बीच में 2 to 4 रेनफॉल कहते हैं विषुवत रेखा के क्षेत्र को, कि हर दिन लगभग 2 से 4 के बीच में बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 विपरीत दिशाओं से गर्म हवाएं खूब सारी आर्द्रता लेके मिलती हैं, ऊपर उठती हैं और वो बारिश करती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो सुनीत, होप सो कि आप जो चाहते थे कि सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम क्यों होती है, इस पे चर्चा चाहते थे, तो चर्चा मैंने आपके साथ किया। क्लियर है? इतना ही रहने देते हैं आज, कल थोड़ा और बढ़ेंगे, है ना। तो कल इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा और अपने आप को पुश करें। ठीक है। कोई भी सवाल अगर यहाँ तक हो तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और पढ़ के क्लास शुरू होने से पहले कल अपने सवाल रखिएगा, तो उन सवालों को लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।